दुधाड़, दुधाड़, जयपुर, अलवर, दौसा। उसके क्या नंबर सारे मेरे 58 उन्होंने 3 को कंबाइन किया होगा। 58 उन्होंने टोटल सीट वहां पे जोड़ा है, जिसमें बीजेपी को 25 to 29, कांग्रेस को 26 to 30 एक सीट अधिक दिया है, और अदर्स को 0 to 5। काफी इसमें भी बीजेपी ने अगर ये नंबर है तो अच्छा गेन किया है, क्योंकि जैसा मैंने आपको पिछली बार कहा, जयपुर और आसपास के इलाकों में 50 सीटों में से 31 सीटें कांग्रेस के पास थी। तो इसमें 58 में से 11 या 12 सीटें थी उस एरिया की। तो अगर तो ये बीजेपी के लिए काफी सिग्निफिकेंट गेन है दोनों मारवाड़ और ढूंढाड़ में। बट अविनाश, मेरा सवाल ये है कि हाउ कम बीएसपी इज नॉट शोइंग अप एनीवेयर? आई मीन ईच टाइम बीएसपी विंस 4% वोट शेयर वो लेके जाती है, पर अविनाश किसी भी एग्जिट पोल में बीएसपी क्यों नहीं शो अप कर रही है? देखिए हर्षा, जो बीएसपी से चुन के आ रहे थे, आप वो देखिए, वो कैंडिडेट्स कौन थे? वो कांग्रेस के रेबल्स होते थे मोस्टली, जिनको कांग्रेस से या भाजपा से कोई एक आध टिकट नहीं मिल पाता था, वो उस टिकट पे आता था। तो बीएसपी का वो एक वोट ले जाता, उसमें अपना वोट जोड़ता। वाजिब अली का ही केस देख लीजिए आप जी। वो पहले हारे, फिर अगले चुनाव में उनके पास अपना वोट था, बीएसपी का वोट जुड़ा और वो कांग्रेस में चले गए। तो बीएसपी का खुद का कोई ऐसा लीडर नहीं है। इवन हम, और आप वही देख लीजिए, इनमें कहीं कम्युनिस्ट का भी नंबर नहीं दिखता, जबकि वो सीट जीतते हैं। एक और आंकड़ा पढ़ता हूं मैं आपके लिए। तो जब हम रीजन बड़ा कर जाते हैं तब ये जी, एक और शेखावटी का आंकड़ा दिया है एबीपी सी वोटर ने। शेखावटी के में 21 सीटें हैं, जिसमें बीजेपी को वो 7 से 11 दे रहे हैं, कांग्रेस को 9 से 13। 21 सीटें गिनी उन्होंने जी। 21 सीटें शेखावटी के 21 सीटें का उन्होंने ब्रेकअप दिया है। 7 से 11 बीजेपी, 9 से 13 कांग्रेस। कांग्रेस को इस एरिया में, जो हमने अभी पिछले सेगमेंट में भी बोला था कि शेखावटी का जो एरिया है वो कांग्रेस डोमिनेटेड एरिया है। यहाँ का जो जाट वोटर भी है वो कांग्रेस के साथ रहता है। तो ये नंबर चौंकाने वाले नहीं है। पर अगर बीजेपी ने 7 सीटें निकाली है तो उनको मार्जिनल गेन हुआ है यहाँ पे, बहुत बड़ा गेन नहीं, पर कुछ गेन हुआ है। भरसा महेश जोशी जुड़ गए, आप सवाल पूछिए। जी जी महेश जी, आप जुड़ गए हमारे साथ। सॉरी, आपको पहले मैंने देख लिया था, लेकिन महेश जी, इस बार बहुत ही इंटरेस्टिंग मुकाबला है और जो एग्जिट पोल्स आ रहे हैं काफ़ी अलग अलग टाइप के आंकड़े आ रहे हैं। ज़्यादातर तो पहले जो शुरुआत में थे वो कांग्रेस बीजेपी को लीड बता रहे थे, लेकिन अभी 3 ऐसे एग्जिट पोल आए हैं महेश जी जो कांग्रेस को बड़ी क्लोज फाइट में, इनफैक्ट 100 से भी ज़्यादा बता रही। महेश जी देखिए, हम लोग पहले दिन से एक बात कह रहे हैं कि हमने राजस्थान की जनता की सेवा की है, हमने राजस्थान का विकास किया है, हमने राजस्थान के लोगों का दिल जीता है, चाहे कोरोना का समय हो चाहे उसके बाद का समय हो। जितने बजट पेश किए उनमें जनता को राहत दी है। जो हमने अपनी जन घोषणाएं थी, हमारे जन घोषणा पत्र था, उन घोषणाओं को पूरा किया है हमने। जो बजट में हमारी घोषणाएं उनको पूरा किया है। तो हमें पूरा विश्वास है कि राजस्थान की जनता हमें फिर से सेवा करने का मौका देगी। और जो पुराने एग्जिट पोल आए, मैं ये कहना चाहता हूँ, एग्जिट पोल का कुछ दाव पे नहीं लगा होता। एग्जिट पोल आते हैं, गलत साबित हो जाते हैं, फिर नए आ जाते हैं। मैं आपको जनता का भाव बता रहा हूँ। आप पूछिए राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में जाके, राजस्थान के शहरी इलाकों में जाके कि अशोक गहलोत सरकार ने जनता को राहत दिया या नहीं दिया, राजस्थान का विकास कराया कि नहीं कराया। हर आदमी कह रहा है इतना काम कराया जितना शायद कभी 25 साल 30 साल में इतना काम नहीं हो सकता जितना इन 5 साल में हुआ है। तो कोई कारण नहीं बनता कि हम पीछे रहें। मेरा विश्वास है कि 3 तारीख को हम स्पष्ट बहुमत के साथ में सरकार बनाने जा रहे हैं। महेश जी, अगर आपकी सीट की बात करें, क्योंकि मैं आपके कॉन्स्टिट्यूंसी में गई थी, हवा महल में, क्या आप मानेंगे कि कहीं ना कहीं जो सबटेक्स्ट इस इलेक्शन का है, जो अंदर ही अंदर है, वो कहीं एक पोलराइजेशन का भी इशू है? आपको मालूम है जो इकबाल वाला जो केस आपके कॉन्स्टिट्यूंसी में हुआ था, और फिर उसके बाद में हमने देखा कि कितना उसका एक रिएक्शन जो आया था, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि अंदर जो ये, खासकर आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी तो मैंने देखा है खुद ने, ये कहीं ना कहीं आपके लिए एक बड़ी चुनौती रही है? देखिए, चुनौतियां तो कई आती हैं, लेकिन हमारी मंशा साफ है। कांग्रेस
की बात करें, मुख्यमंत्री जी की बात करें, मेरी अपनी बात करें, हम हमेशा हमेशा पीड़ित के साथ खड़े रहे। वो पीड़ित हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी व्यक्ति हो, पीड़ित के साथ खड़े होने से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। हमने अपना धर्म निभाया, मेरी पार्टी ने अपना धर्म निभाया, मेरे मुख्यमंत्री ने अपना धर्म निभाया है। और मैं ये समझता हूँ जनता भी इस बात को समझ रही है कि जो कुछ कांग्रेस सरकार ने किया, जो कुछ मुख्यमंत्री जी ने किया, वो अपना न सिर्फ राजधर्म निभाया बल्कि नैतिक धर्म भी मुख्यमंत्री जी ने अपना निभाया। महेश जी, आपको लगता है आपकी सीट, मैं हवा महल में गई थी तो काफी लोगों ने मुझे ये भी कहा था कि अगर महेश जोशी को यहाँ से टिकट मिलेगा तो वो जरूर जीत जाएंगे, ये लोगों ने कहा था। मैंने पता नहीं जो भी टिकट काटने के कारण रहे होंगे, मैंने डे वन मैंने ये कहा था कि पार्टी जो निर्णय करती है हम उसको शिरोधार्य करते हैं। हमारी पहचान पार्टी के पीछे है, पार्टी की वजह से हमारी पहचान है। 2008 में भी मेरा टिकट कटा था, 1993 में भी मेरा टिकट कटा था, लेकिन मैंने कभी भी पार्टी के निर्णय के खिलाफ किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। पार्टी के निर्णय को शिरोधार्य किया और इस बार 2023 में भी मैंने पार्टी के निर्णय को शिरोधार्य किया। महेश जोशी जी, मैं मनोरंजन भारती बात कर रहा हूं। मेरा एक सिंपल सा सवाल है कि यदि पार्टी यूनाइटेड दिखती, कम से कम इकट्ठे रैलियां हो जाती, जो बड़े दो नेता थे कांग्रेस के साथ साथ, यदि एक साथ रहते, एक मंच पे ज्यादा रैलियां होती, तो आज परिणाम कुछ और हो जाते। परिणाम सुखद ही होंगे मुन्ने जी, आप निश्चिंत रहें, परिणाम सुखद होंगे, कांग्रेस के पक्ष के होंगे, जनता के पक्ष के होंगे। जी महेश जी, एक मेरा और सवाल ये है कि एक चीज होती है सिंपैथी, बहुत बड़ी फैक्टर होता है पॉलिटिक्स में। आपको लगता है जो ईडी भी एक प्लेयर रहा है, एक साइड में एक प्लेयर रहा है, ईडी ने भी एक चुनाव में एक प्लेयर रहा है, आपको क्या लगता है कि ईडी की एंट्री से कांग्रेस को फायदा हुआ है या नुकसान हुआ है? निश्चित रूप से जनता देख रही है। आजाद भारत में जब से ईडी बनी है तब से लेके अब तक जितने छापे राजस्थान में ईडी ने मारे होंगे, उतने अकेले पिछले थोड़े समय में ईडी ने वो छापे मारे हैं। ये राजस्थान की जनता देख रही है और निश्चित रूप से राजस्थान की जनता इस बात को अच्छे रूप में नहीं ले रही कि ईडी के छापे इस तरीके से मारे जाएं, बेवजह मारे जाएं। हमने तो ये कहा भाई ईडी आए, एक जांच एजेंसी है, हम ईडी का स्वागत करते हैं, लेकिन जो लोग ईडी भेज रहे हैं उनकी मंशा को जनता अच्छे तरीके से समझ रही है और निश्चित रूप से चुनाव में ये भी एक फैक्टर काम करेगा। और क्या आपको लगता है सर कि एक बहुत बड़ा नुकसान जो पेपर लीक मामले से भी हुआ है, कहा जा रहा कि युवा वर्ग जो है वो काफी नाराज हुआ है? देख, भारतीय जनता पार्टी की सारी रणनीति हमेशा झूठ पर रही। आप बताइए कौन सा ऐसा स्टेट है जिसमें पेपर लीक नहीं हुआ? केंद्र सरकार में रेलवे का डिपार्टमेंट हो, चाहे कोर्टों की बात हो, हर जगह पेपर लीक हुए हैं, लेकिन कहीं पे भी कभी कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई। हमने कार्रवाई भी करी है, हमने कानून भी बनाए, हमने बड़े से बड़े आदमी को जेल के शिक्षों में बंद किया है। ये हमारा जो कमिटमेंट है कि युवाओं के प्रति, समाज के प्रति, प्रदेश के प्रति, कि हम पेपर लीक जैसी घटनाओं को सहन नहीं करेंगे। हमें चाहे कुछ भी करना पड़े, हम पेपर लीक को रोकेंगे और युवाओं के जो सपने हैं उन सपनों को पूरा करेंगे। तो आपका मानना है कि इतिहास बदलने वाला है इस बार राजस्थान में? बदलने वाला, 3 तारीख को इसकी स्पष्ट रूप से घोषणा होगी। अविनाश जी, आपको कोई सवाल पूछना है? सर, मुझे एक सवाल ये पूछना है कि इस बार कांग्रेस पार्टी कहते जा रही है कि हमने बहुत जनता की सेवा वाली स्कीम निकाली, पर अगर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कार्यकाल देखें तो उन्होंने हमेशा ही पॉपुलिस्टिक स्कीम्स दी है। तो इस बार वो क्या फैक्टर है? महेश जी से मैं ये जानना चाहूंगा कि पिछली 2 बार भी उनका बजट हमेशा जनता के लिए होता था, वो हमेशा से एक पॉपुलिस्ट मुख्यमंत्री है। इस बार उन्हें क्या लगता है कि एक्स फैक्टर क्या रहेगा? पॉपुलर मुख्यमंत्री की छवि बनाना कोई गलत तो नहीं है। आप ये सोचिए, बात रेवड़ियों की करती है भारतीय जनता। मेरी बात सुनिए अविनाश जी, मेरी बात सुनिए। बात जो आप कह रहे हैं पॉपुलर इमेज बनाने की बात है, वो रेवड़ियां बांटने की बात करते हैं। अगर सरकारें हाथों को काम नहीं दे सकती युवाओं के, तो उनको राहत देना ये सरकार की जिम्मेदारी है, हाथों को काम देना सरकार की जिम्मेदारी है। और एक तरीके से ये कहना चाहिए कि हमने जो कानून बनाए हैं वो कानून आम जन को इस बात का अधिकार दे रहे हैं कि वो ठीक तरीके से अपना जीवन जी सके। जिसको हम काम नहीं दे पा रहे उसके लिए कुछ करना भी हमारी जिम्मेदारी है, हम उसको काम देंगे। अगर काम नहीं दे पाए तो हमने जो मिनिमम जो वेज तय किया है, कि चाहे वो शहरी रोजगार गारंटी योजना हो जो पूरे देश में सिर्फ राजस्थान में चल रही है,
चाहे मनरेगा की बात हो, हम काम देंगे, अगर काम नहीं दे पाए तो उनको उस काम का मुआवजा हम देंगे। चलिए महेश जोशी जी, आपका बहुत बहुत। मेरा सवाल जी इमेज पे नहीं था, पॉपुलर स्कीम पे था। नहीं, पॉपुलर स्कीम की बात ही कह रहा हूं मैं। ये शहरी ग्रामीण योजना को जो इतनी जन कल्याण, उनकी हमेशा से स्कीम पॉपुलर रही है। 1 करोड़ लोगों को पेंशन दे रहे हैं, उसको आप पॉपुलर स्कीम मान? मैं सवाल को रिफ्रेम कर देता हूं महेश जी। महेश सर अब उसको बढ़ा के 25 लाख करेंगे हम सरकार बनते ही, उसको आप पॉपुलर स्कीम मानना चाहे माने। नहीं सर, मैं एक रिफ्रेश कर देता हूं सवाल को महेश सर। मैं समझता हूं इसमें कोई बुराई नहीं। मैं रिफ्रेश कर देता हूं। अविनाश जी का जो सवाल है, उनका ये पूछना था कि हमेशा से उनकी नीतियां ऐसी रही है, इस बार एक्स फैक्टर क्या था? इस बार जो उन्होंने योजना घोषित की उसमें एक्स फैक्टर क्या था, क्या अलग था? नहीं, जो जनता को राहत दे सके, प्रदेश का विकास कर सके, यही फैक्टर है। इसके अलावा कोई फैक्टर नहीं है। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, राजस्थान में इस देखिए बार बार ये बात उठती है, मैं ये कहना चाहता हूं कि जो वित्तीय जो व्यवस्था होती है, प्रबंधन होता है, वित्तीय प्रबंधन में जो राज्य सरकारें होती हैं, उनको जो केंद्र सरकार की गाइडलाइन होती हैं, उनके हिसाब से चलना पड़ता है। उन गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जब जरूरत पड़ती है हम लोन भी लेते हैं, उस लोन को हम अच्छे काम में लगाते हैं, लोगों को राहत देने में लगाते हैं। तो ये जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी तीसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं, और तीनों कार्यकाल में उन्होंने जनता को राहत देने की और कम से कम टैक्स लगाने की, इन 5 सालों में जो पिछले 5 साल निकले, एक बार भी जनता पर टैक्स नहीं लगाया उन्होंने। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो सारी स्कीम्स है जनता के लिए हैं। इसको आप किसी फैक्टर के रूप में लें, आप इसे किसी भी रूप में लें, लेकिन जनता इस बात की हकदार है कि उससे राहत मिले। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया महेश जोशी जी, आपने वक्त निकाला एनडीटीवी से बातचीत करने के लिए। तो अब एक